जिस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर कैथल ने बैन लगाया, मैं समझता हूं उसने प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। जिस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर कैथल ने बैन लगाया, मैं समझता हूं उसने प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे करारी चोट की है। घपले घोटाले और जिस प्रकार की लूट खसूट हो रही है ताकि सोशल मीडिया के लोग उसको उजागर ना कर सकें, इस सोशल मीडिया पे कैथल के डिप्टी कमिश्नर ने प्रहार किया और इस पे बैन लगा दिया। कैथल के पेहवा चौक स्थित बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर काफ़ी दिनों से किसानों का धरना चला हुआ है और धरने की बात करें तो जो सरकार द्वारा पिछले 8 सालों से जो ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को देने थे वो ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए गए, जिसको लेकर किसान लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, धरने प्रदर्शन करते हुए हैं। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा जो है वो धरने किसानों का समर्थन करने पहुंचे हैं और साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार हर वर्ग को बरगला रही है और हर वर्ग को परेशान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से 8 साल से बिजली विभाग द्वारा और सरकार द्वारा जो किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात कह रही थी वो 8 सालों से नहीं दे रही, जिसको लेकर किसान धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी मांगों को लेकर जो पूर्व मुख्य संसदीय सचिव है रामपाल माजरा, वो आज उनका धरने का जो है समर्थन करते हुए नजर आए। वहीं पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार सरकार बैन करने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, भले ही यमुनानगर, पानीपत और कैथल को लेकर भले ही मौखिक रूप से जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उपायुक्त प्रदीप दहिया जो कैथल की बात करें तो उन्होंने द्वारा मौखिक रूप से ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो सरकारी विभागों में सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो नहीं जा सकते। उसको लेकर भी रामपाल माजरा से जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि हर वर्ग की आवाज़ की अगर बात करें तो सोशल मीडिया प्रमुखता से सरकार प्रशासन तक पहुंचाता है। लेकिन इस तरह का प्रहार रामपाल माजरा की निगाहों में क्या है और रामपाल माजरा जिस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बारे में जान लेते हैं। साहब, आज किसानों के धरने में पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार किसान विरोधी है। इन्होंने किसानों को ट्यूबवेल देने की जो पॉलिसी बनाई है वो किसान विरोधी है। तरह तरह की शर्तें लगा करके पहले कोठा बनाएंगे, फिर भूमिगत पाइपलाइन बिछाएंगे और फिर फवारा सिस्टम लगाएंगे। यानी कि इतनी शर्तें नहीं, इन्होंने कह दिया कि पहले मोटर खरीदेंगे और मोटर खरीदवा दी। यानी कि हज़ारों करोड़ रुपए किसानों के बर्बाद कर दिए और आज 80,000 दरखास्तें एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए हरियाणा सरकार के पास, और कोई भी ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आज किसानों का ये धरना चौथे दिन में प्रवेश कर गया और मैं भी इनको साथ समर्थन करने आया हूँ। माजरा साहब, सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे और कृषियों को जो है आधुनिक तकनीकी से जो अब आगे कृषि कर पाएंगे, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ट्यूबवेल कनेक्शन दिए नहीं रहे, कृषि कैसे संभव हो पाएगी? आपको पता ही है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिस प्रकार से आई थी कि उसमें ये कहा गया था कि ट्यूबवेल के कनेक्शन तत्परता से दिए जाएंगे, और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई में भारतीय जनता पार्टी ने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कि हम इसे लागू ही नहीं कर सकते। फिर किसानों के हाथ में जुमजना दे दिया कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। खाद के रेट बढ़ाकर जिस प्रकार से किसानों को खाद मिली लाइनों में लग करके, क्या ये इस प्रकार से किसानों की आमदन बढ़ाएंगे? कीटनाशक दवाइयों के रेट डबल कर दिए और जिस प्रकार से ना ट्यूबवेल कनेक्शन, ना खाद, ना बीज, ना कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोल डीजल सब महंगा, तो इस प्रकार से किसानों की आय तो आधी होगी। किसान कर्जे के बोझ के नीचे दब गया और किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो गया। माजरा साहब, हर वर्ग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आता है, चाहे वो युवा हो, किसान हो या अध्यापक हो, हर वर्ग जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इनकी आवाज़ उठाने वाला सोशल मीडिया को भी बैन जो है वो सरकार करने जा रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और सरकार क्या करने जा रही है? आप ये मानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर महंगाई जहाँ बढ़ी है वहाँ बेरोजगारी है। आप भली प्रकार से सरकार की जो वास्तविकता है लोगों के सामने पेश करते हैं। सोशल मीडिया भी एक ऐसा स्तंभ बन गया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अपने अपने इदारे हैं और लोकतंत्र में इनकी भी अहम भूमिका है। जिस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर कैथल ने बैन लगाया, मैं समझता हूँ उसने प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे करारी चोट की है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के घपले घोटाले और जिस प्रकार की लूट खसूट हो रही है
ताकि सोशल मीडिया के लोग उसको उजागर ना कर सकें, इन धरने प्रदर्शनों को उजागर ना कर सकें और इनकी विफलताओं को लोगों के समक्ष पेश ना कर सकें। इसलिए इस सोशल मीडिया पे कैथोलिक मिशन ने प्रहार किया और इस पे बैन लगा दिया। मगर साहब, अगर कलायत की बात करें, लगातार फिरौती या फिर पीछे मर्डर भी हुआ, गोलियां चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे सर लास्ट सवाल? इस प्रदेश के अंदर जब से भाजपा जसपा की सरकार आई है, लूटपाट की, हत्या की, डकैती की, एटीएम लूटने की, फिरौती की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और वहाँ पे कैथल जिला और कलायत विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। वहाँ पर भी इसी प्रकार की घटनाएं निरंतर जारी हैं। किसी प्रकार का कोई भी अंकुश सरकार का नहीं है और अधिकारी बेलगाम हो गए। आज आपके सामने ही तो है कि वो कहा था कि 3-4 रोज़ में हम सारे कलायत में फायरिंग करने वाले, फिरौती मांगने वालों को बेनकाब कर देंगे। आज तक तो कोई गिरफ्तार हुआ नहीं। किस प्रकार की सरकार है? मैं लोगों से जनसंपर्क में पहले से ही रहता हूं और मैं जहां तक धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस, उनमें मैं शामिल होता रहता हूं और इसी प्रकार से गांव-गांव में जा कर के इस सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने में लगा हुआ हूं। और मैं समझता हूं और हमने ये ठान भी ली कि जिस प्रकार से लूट सूट हो रही है, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले हुए हों, चाहे धान घोटाला हुआ हो, चाहे शराब घोटाला हो, पेपर लीक घोटाला हुआ, चाहे SPSC में पैसे पकड़े गए, चाहे वो HSSC के पेपर लीक हुए या उनमें पैसे जिस प्रकार से अर्जित किए जा रहे हैं, पैसों से नौकरी बंदरबांट की जा रही है, उन सारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महंगाई को, बेरोज़गारी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि आज किस प्रकार से फौज की भर्ती बंद कर दी, रेलवे की भर्ती बंद कर दी, निजीकरण की ओर सरकार का ध्यान है, बड़े बड़े इदारों को बेचा जा रहा है। रामपाल माजरा का जनसंपर्क जन क्रांति बन जाए, युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को विशेष तौर से हर कदम कदम पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज मायूस है युवा, और युवा आज हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड आ गया युवाओं में कि इस सरकार से उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं रही, कोई नौकरी की आशा नहीं, कोई रोज़गार की आशा नहीं। अब तो वो विदेशों की तरफ मुँह कर चुके हैं और हमारा इस इलाके का विदेशों में नौजवान जब चला जाएगा तो ये समझ लेना कि यहाँ की अर्थव्यवस्था के मजबूत करने के लिए युवाओं का अहम योगदान होता है, वो भी कमज़ोर होगी। जब बूढ़ा यहाँ पे रहेगा और नौजवान विदेशों में जाएगा तो मैं उन नौजवानों से विशेष तौर से कहता हूँ कि वो अपने लिए संघर्ष करें। और जिस प्रकार से एक साथी ने फौज की तैयारी करते करते वो आत्महत्या कर ली, मैं समझता हूँ कि वो बेबसी थी, वो समझ चुका था कि अब ज़िंदगी में अंधेरा है। नौजवान अपने इस जीवन को अंधेरा ना समझें और अपना जीवन के लिए संघर्ष करें और तो स्वर्णिमय बनाने का काम करें।